एक युद्ध जिसने ताकतवर और कमजोर की परिभाषा बदल दी। एक युद्ध जिसने देशभक्ति के नए आयाम गढ़ दिए। ये युद्ध न खजाने के लिए था और न ही हक जिताने के लिए। ये युद्ध था शांति के लिए। ये युद्ध था स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता वियतनाम के लिए। हो ची मिन्ह की अगुवाई में वियतनाम का संघर्ष इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। दशकों पहले हुए वियतनाम युद्ध ने दुनिया को बता दिया कि हिम्मत और सटीक रणनीति अगर साथ हो तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति भी घुटने के बल आ जाती है। और वियतनाम ने ये सीख चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को दी। अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी जंग ऐसी रही जिसमें उसके सर जीत का ताज सजा, लेकिन बहुत सारी ऐसी जंग भी हुई हैं जिसमें उसको हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम जंग उन्हीं में से एक है। दरअसल वियतनाम एक ऐसी जंग थी जो कि अमेरिका के गले की फांस बन गई। ना निगलते बन रहा था ना उगलते। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी वियतनाम को सबक सिखाने के लिए अपने लाखों सैनिकों को मैदान में उतार दिया। लेकिन किस तरीके से छोटे से वियतनाम ने अमेरिका और चीन को पटखनी दी, आज हम रणक्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे। वियतनाम वॉर में लाखों लोगों की जान गई, हजारों लोग बेघर हो गए। ये वो वक्त था जब वियतनाम के पास बहुत ज्यादा सेना नहीं थी, लेकिन आम लोगों ने भी हथियार उठा लिए और जंग में शामिल हो गए। सिर्फ मर्द ही नहीं, महिलाएं भी इस युद्ध में शामिल हुई थी। वियतनाम युद्ध एक लंबा, महंगा और विभाजनकारी संघर्ष था जिसने उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार को दक्षिणी वियतनाम और उसके प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया था। करीब 20 साल चले इस युद्ध में अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी वियतनाम को झुका नहीं पाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति ने कैसे विद्रोहियों और जल्द बने दक्षिण पूर्व एशियाई देश के सामने घुटने टेक दिए। वियतनाम के चीन और अमेरिका को पटखनी देने के पूरे किस्से हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलेंगे और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे वियतनाम ने ताकतवर अमेरिका और चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद है। उसके उत्तर में मौजूद है चीन और उसके पड़ोस में है लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस फ्रांस के उपनिवेश थे, जिसे फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। फ्रेंच इंडो चाइना इलाके पर साल 1860 से 1941 तक फ्रांस का कब्जा रहा। दूसरे विश्व युद्ध तक यहां शासन कायम रखना मुश्किल होने लगा और इसकी एक वजह यह भी थी कि यहां शासन करना फ्रांस के लिए कम मुनाफे वाला सौदा साबित हो रहा था। इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने वियतनाम पर हमला कर दिया। जापान के हमले के बाद वियतनाम को दो तरफ से लड़ना था। एक तो जापान की सेना थी और दूसरा फ्रांस का कॉलोनियल शासन था जिसको उखाड़ फेंकना था। और इसीलिए हो ची मिन्ह ने वियत मिन्ह की स्थापना की, या कहें कि वियतनाम की आजादी के लिए एक लीग की स्थापना की।
वियतनाम की आजादी के लिए 1941 से हो ची मिन्ह और उनकी पार्टी वियत मिन्ह जापानियों से भी लड़ रहे थे। हो ची मिन्ह जो चीनी और सोवियत साम्यवाद से काफी प्रभावित भी थे, उन्हें न तो जापान का राज चाहिए था और न ही फ्रांस का। वियतनाम पर पहले फ्रांस ने 18वीं सेंचुरी में कब्जा किया था, उसके बाद जापान ने कुछ समय तक के लिए कब्जा किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। 1945 में जापान ने जब सरेंडर किया, उसके बाद फिर फ्रांस वहां पर आ गया था। लेकिन तब तक हो ची मिन्ह ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी और वो नॉर्थ वियतनाम में बेस्ड थे और इंडो चाइना वॉर भी उसी समय में शुरू हुआ था और इनको इस युद्ध में चाइना और रशिया की काफी सपोर्ट रही थी। यही कारण है कि वो एक साम्यवादी विचारधारा से जुड़ गए थे और ये दोनों देश सपोर्ट करके उनको युद्ध में मदद कर रहे थे फ्रांस के खिलाफ। इस बीच साल 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम से हमला कर दिया, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। जापान के सैनिक जो वियतनाम में मौजूद थे, उनमें उत्तरी हिस्से में जो सैनिक मौजूद थे, उन्होंने चीन के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि चीन भी एलाइड नेशंस का हिस्सा था। और जो दक्षिणी वियतनाम में थे, उन्होंने ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया। उस वक्त फ्रांस ने कहा कि वियतनाम उसका उपनिवेश रहा है, इसीलिए उसे सारा कंट्रोल दे दिया जाए। तब चीन ने इस पर आपत्ति जताई और ब्रिटेन ने फ्रांस की बात को स्वीकार किया। जापान ने जब 1945 में सरेंडर किया, उसके बाद वहां पर दोबारा से फ्रांस आ गया था और तब वहां पर हो ची मिन्ह को चाइना और रशिया ने सपोर्ट किया था और वो एक तरह से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। साउथ वियतनाम में फ्रांस ने अपने सपोर्टेड सरकार बिठा दी, बाओ को राजा बना दिया था और चाहते पूरा ही वियतनाम को इकट्ठे किया जाए। बाओ को फ्रांस और अमेरिका की सपोर्ट थी और हो ची मिन्ह को चाइना और रशिया की सपोर्ट थी। इस प्रकार से दोनों में युद्ध शुरू हुआ और दोनों ही अपने पूरे वियतनाम के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विचारधाराओं की जंग बढ़ने लगी थी। इंडो चाइना क्षेत्र में सोवियत संघ और चीन का दखल बढ़ने लगा था। इस बीच साल 1946 में जब फ्रांस ने फिर से वियतनाम में अपना राज स्थापित करने की कोशिश की, तब वहां पर लड़ाई शुरू हो गई, जिसे फर्स्ट इंडो चाइना वॉर कहा गया। ये लड़ाई 1946 से 1954 तक चली। एक तरफ थे हो ची मिन्ह और वियत मिन्ह और दूसरी तरफ से फ्रेंच लॉयलिस्ट, यानी वो लोग जो कि वियतनाम में फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे। 8 साल की लड़ाई में फ्रांस की हार हुई और इसका सबसे बड़ा कारण था गुरिल्ला वॉर। जुलाई 1954 में जिनीवा कॉन्फ्रेंस में एक संधि हुई, जिसमें वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। हो ची मिन्ह के कब्जे में उत्तरी वियतनाम आया, जिसकी राजधानी थी हनोई, जबकि बाओ के कब्जे में दक्षिणी वियतनाम आया, जिसकी राजधानी थी साइगोन। यानी उत्तर में एक साम्यवादी और दक्षिण में अमेरिका समर्थित सरकार। वियतनाम के लोग विदेशी दखल से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगे। कम्युनिस्टों ने उनके विरोध को स्वर दे दिया। पहले छोटी मोटी मुठभेड़ और बाद में सीधी लड़ाइयां होने लगी। फर्स्ट इंडो चाइना वॉर 1945 में शुरू हुई थी और तकरीबन 1954 में खत्म हुई थी। ये जब फ्रांस ने जापान से दोबारा टेक ओवर कर लिया था, तब साउथ वियतनाम इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और नॉर्थ वियतनाम में उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई शुरू की थी। तो अब ये फर्स्ट इंडो चाइना वॉर जिसको कहते हैं और वियतनामी इसको कहते हैं कि वियतनाम की आजादी की लड़ाई। तो
तो इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल हुए थे और 1955 में ये लड़ाई खत्म हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी हार के बाद जापान वियतनाम से निकल चुका था। जापान के निकलने से वियतनाम पर सम्राट बाओ डाई का कब्जा हो गया, जिन्होंने फ्रांस से पढ़ाई की थी और उनको फ्रांस का समर्थन हासिल था। यानी वियतनाम पर फ्रांस की कठपुतली सरकार का शासन था। हो ची मिन्ह को वियतनाम पर कब्जा करने का मौका दिखा। उसकी वियत मिन्ह सेना ने उत्तरी हनोई के शहर पर कब्जा कर लिया और उसे लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम का दर्जा दिया, जिसके बाद उसके राष्ट्रपति हो ची मिन्ह खुद बने। फ्रांस की मदद से सम्राट बाओ ने उस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए मुहिम शुरू कर दी। जुलाई 1949 में बाओ डाई ने वियतनाम राज्य का गठन किया। साइगोन को उसकी राजधानी बनाया गया। बाओ डाई और हो ची मिन्ह दोनों चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो जाए, लेकिन सिस्टम को लेकर उनके बीच मतभेद था। हो ची मिन्ह और उनके समर्थक चाहते थे कि उनके देश को दूसरे कम्युनिस्ट देशों की तरह ही विकसित किया जाए। वहीं बाओ और उनके समर्थक चाहते थे कि उनके देश का विकास पश्चिमी देशों की तर्ज पर होना चाहिए। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी 1954 में शुरू हुई। हो ची मिन्ह की साम्यवादी सेना का उत्तरी वियतनाम पर कब्जा होने के बाद उत्तरी और दक्षिणी भाग की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। मई 1954 में उनके बीच निर्णायक युद्ध हुआ। उसमें वियत मिन्ह सेना जीत गई। युद्ध में फ्रांस की हार के साथ ही वियतनाम में फ्रांस के औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया। साम्यवादी समर्थक होने की वजह से उत्तरी वियतनाम को सोवियत यूनियन और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का समर्थन मिल रहा था। दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट देश। दूसरी ओर दक्षिणी वियतनाम के साथ यूएसए, यूके और दूसरे पश्चिमी देश थे। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के साथ दुनिया के दो धड़ों में बंटने का सबसे बड़ा कारण शीत युद्ध था। यूएसए और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर में वियतनाम आ चुका था और 1955 में कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी नेता नो दिन डायम ने सम्राट बाओ का तख्ता पलट कर दिया और खुद वियतनाम गणराज्य सरकार के राष्ट्रपति बन गए। उस दौरान जीवीएम को दक्षिणी वियतनाम के नाम से भी जाना जाता था। इसी बीच दुनिया भर में शीत युद्ध जोर पकड़ने लगा। अमेरिका ने शीत युद्ध के मद्देनजर सोवियत संघ के सहयोगियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी को काफी सख्त कर दिया। 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्विट डी आइजनहावर ने नो दिन डायम और दक्षिणी वियतनाम को पुरजोर सहायता करने की कसम खाई। दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका और सीआईए ने हथियार मुहैया करवाए, उनकी सेना को ट्रेनिंग दी और अपने सैनिकों को भी वहां पर भेजना शुरू कर दिया। जिसके बाद नो दिन डायम ने वियत मिन्ह के समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कईयों को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और प्रताड़ना दी गई। दक्षिणी वियतनाम की सरकार वियत मिन्ह के समर्थकों को वियत कांग या वियतनाम का कम्युनिस्ट कहती थी। 1957 के बाद वियत कांग और नो दिन डायम के विरोधियों ने सरकारी अधिकारियों और दूसरे टारगेटों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 1959 तक दक्षिणी वियतनाम की सेना के साथ उनकी सशस्त्र लड़ाई शुरू हो गई। दिसंबर 1960 में नो दिन डायम के विरोधियों ने उसके दरकिनार शासन का विरोध करने के लिए एनएलएफ यानी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का गठन किया। उसमें निम डायम के विरोधी कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट दोनों शामिल थे। एनएलएफ ने खुद को स्वायत्त घोषित किया। अमेरिका को लगता था कि एनएलएफ उत्तरी वियतनाम की कठपुतली है।
अमेरिका ने इसके लिए दक्षिणी वियतनाम का सर्वे कराया। रिपोर्ट में वियतकांग के खतरे से निपटने के लिए दिन डायम को सैन्य, आर्थिक और तकनीकी सहायता देने का सुझाव दिया गया। वैसे तो 1954 में अमेरिकी सैनिक वियतनाम में पहुंच गए थे, लेकिन उस समय उनकी तादाद 800 से कम थी। 1962 तक उनकी तादाद 9000 हो गई। नवंबर 1963 में नो दीन डायन के समर्थकों ने और उनके जनरलों ने बगावत कर दी, जिसके बाद दीन डायन की सरकार को हटा दिया गया। कुछ ही दिनों बाद दीन डायन और उनके भाई की हत्या भी कर दी गई। ठीक 3 हफ्ते पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भी हत्या हुई थी, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी यानी जॉनसन के ऊपर यह दबाव बढ़ने लगा कि दक्षिणी वियतनाम में तनाव क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में वहां अमेरिकी सेना और आर्थिक मदद भेजने की सख्त जरूरत है। अगस्त 1964 में अमेरिका के 2 जहाजों पर टोंकिन की खाड़ी में हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में बदले की कार्रवाई के तौर पर बमबारी के आदेश दे दिए और कुछ दिनों बाद ही अमेरिकी जहाजों ने वियतनाम में बमबारी शुरू कर दी। वियतनाम में अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडर रखा। कहते हैं कि अमेरिका ने साल 1964 से लेकर 1973 तक पूरे 9 साल लाओस पर हर 8 मिनट में बम गिराए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हर दिन करीब 15 करोड़ रुपए के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में खर्च किए। ऑपरेशन थंडर की शुरुआत 1963 में अमेरिका ने की थी, जिसके द्वारा वो एयरफोर्स और नेवी के एयरक्राफ्ट के द्वारा भारी संख्या में बम गिराते थे ताकि हो ची मिन्ह और उनके लड़ाकों का मोराल डाउन कर सके और जो साउथ वियतनाम के फाइटर थे उनको मदद मिल सके। परंतु ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि 4 साल के बाद भी वो ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाए कि वियतनाम के जो नॉर्थ वियतनाम के थे, वियतकांग जिसको कहते हैं, उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम अपना काफी मजबूत कर लिया जो रडार के द्वारा डायरेक्टेड होता था और काफी बड़ी संख्या में अमेरिका के एयरक्राफ्ट उन्होंने गिराए। और हालांकि इसमें कैजुअलिटी बहुत हुई थी, काफी सिविलियन और फौजी मारे गए थे, लेकिन ये ऑपरेशन एक तरह से स्ट्रेटेजिक फेलियर रहा था। मार्च 1965 में जॉनसन ने वियतनाम के युद्ध में और सैनिकों को भेजने का फैसला किया। जॉनसन ने दक्षिणी वियतनाम में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 5 लाख कर दी, जिसके बाद उत्तरी वियतनाम में अमेरिका की ओर से खूब बमबारी होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में जितने भी बम गिराए गए, उससे 4 गुना ज्यादा वियतनाम पर गिराए गए। अमेरिकी बमबारी का वियतनाम पर ज्यादा असर नहीं हुआ, या कहीं कि एक तरीके से नाकाम हुई। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वियतनाम के लोग गोरिल्ला वॉरफेयर में एकदम निपुण थे। यानी जब भी किसी भी तरह का कोई हमला होता या बमबारी होती, वो सुरंगों में छिप जाते। घात लगाकर बैठे वियतनाम के लोग अमेरिका के सोल्जर्स को लगातार धूल चटा रहे थे।